नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो कमजोर सीटें थी 2019 के लोकसभा चुनाव में ऐसी 160 सीटों को चिन्हित किया है और ऐसी 160 सीटों में राज्य वो चयन किए हैं जहां वो अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। यानी उन्होंने पूरे देश में ये सिलेक्ट कर लिया है कि जहां वो कम मार्जिन से 2019 में जीते या वो हारे, ऐसी 160 सीटों पर फोकस किया जाए जहां उनके जीतने के चांस हैं और उसके लिए रणनीति अभी से बनानी शुरू कर दी है। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, बस इसके कुछ घंटे बाद यानी 1 सितंबर को यह मीटिंग होनी है और इस मीटिंग में हाई कमान के साथ बैठ करके यह तय होगा कि जो सी और डी कैटेगरी की सीटें हैं उन सीटों पर किस उम्मीदवार को उतारा जाए। और जो मेरे सूत्र हैं, भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडरशिप सूत्रों से यह पता चल रहा है कि यह सितंबर महीने में कभी भी इन 160 सीटों के कैंडिडेटों के नाम की घोषणा हो सकती है। अब इसमें आपको मैं बता दूं, इसके लिए 80-80 सीटें सी और डी कैटेगरी में रखी हैं और इसमें जो है राज्यों की अगर मैं बात करूं तो इसमें 40 केंद्रीय मंत्रियों की जिम्मेदारी लगाई जाएगी और संगठन के लोग लगाए जाएंगे। इसके अंदर उत्तर प्रदेश की 14 सीटें हैं, झारखंड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार में आपको बता दूं लगभग जो है 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं 40 में से। और इस बार बिहार में 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी उतारने का मन बना रही है। बाकी अपने सहयोगी संगठन के लिए छोड़ेंगे या तो उन पर उतारेंगे ही नहीं। यानी रणनीति इस बार बदलाव किया है भारतीय जनता पार्टी ने और इस बार यह तय किया है कि हम उन सीटों पर पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे जहां हम कम मार्जिन से जीते या पिछली बार हारे थे। और उसकी तैयारी जैसा मैंने कहा अभी सितंबर 2023 से इसकी शुरुआत है। यानी जो प्रत्याशी होंगे उनको इतना टाइम मिल जाएगा कि लगभग 1 साल उनको अपनी तैयारी करने में मिलेगा। अपने फील्ड में जाएं, प्रचार करें, लोगों से संपर्क बढ़ाएं। वहीं केंद्रीय मंत्री और संगठन के लोगों को इनके साथ में लगाया जाएगा। और इसमें यह भी तय हुआ है कि इन सीटों पर अभी से गृह मंत्री अमित शाह, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, जेपी नड्डा जी और रक्षा मंत्री और इसमें निर्मला सीतारमण साउथ के अंदर उनकी कई रैलियां इसमें कराई जाएंगी। यानी पूरे जोर शोर से 160 सीटों को चयनित करके उन पर लड़ाने का मन पूरी तरह से 1 साल पहले से तैयारी है। अब इसमें योजना तैयार कर ली गई है, लगभग सर्वे भी हो ही गया है और प्रत्याशियों का निर्णय अब ये दिल्ली में होगा। और दिल्ली में जैसा मैंने कहा 1 सितंबर को ये बैठक प्रस्तावित है और इस 1 तारीख की बैठक में प्रत्याशियों को बुलाकर बातचीत करके बायोडाटा देखकर सारी सर्वे रिपोर्ट देखकर यह घोषणा हो जाएगी और उम्मीद है 15 सितंबर तक नामों की घोषणा हो जाएगी। और आपको याद होगा कि अभी जो अभी चुनाव होने हैं जिन राज्यों में, इन्हीं में मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, यहां भी इसी तरह प्रत्याशियों के पहले नाम घोषित कर दिए गए। इसीलिए नाम घोषित करें कि जो कमजोर सीट है उन पर किसी का दावा नहीं होता है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती है, बायोडाटा भी कम होते हैं और उस पर पहले से समय मिल गया प्रत्याशी को तो वो अपनी तैयारी भी करेगा। ठीक यही रणनीति लोकसभा सीटों के लिए है। और इसमें आपको बता दूं इस बार जो इसमें किया गया है, इसमें उत्तर प्रदेश की जैसे कि मैनपुरी सीटें हैं, वहां से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव जीती हुई है, वहां भी जोर लगाया जा रहा है। और इसी तरह साउथ की अगर बात करें तो सोनिया गांधी की बेल्लारी सीट है। इसी तरह से आपको बताएं कर्नाटक की, वहां पर कर्नाटक में 28 सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास इस समय 26 सीट हैं 2019 में, लेकिन वहां भी सभी सीटों पर ध्यान दिया जाएगा। तेलंगाना की 17 सीटें और तमिलनाडु में 39 सीटें हैं। इन टोटल सीटों पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। यहां आपको यह भी बताता चलूं कि आंध्र प्रदेश और केरल, इन 2 में भारतीय जनता पार्टी का कोई आधार नहीं है, इसलिए 160 सीटों में अभी उस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जो ज्यादा ध्यान दिया जाएगा कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, ये साउथ के हैं। और इस साउथ में आपको बता दूं, तेलंगाना अगर मैं नाम ले रहा हूं तो आपको ध्यान आएगा कि तेलंगाना में अभी तमिलनाडु
तेलंगाना, ये जो है इस पर फोकस किया जा रहा है पिछले काफी दिनों से। संगठन के नेताओं को कहा गया है कि वो पब्लिक मीटिंग करें, जनसंपर्क करें। और तमिलनाडु में आपको यह ध्यान होगा कि वहां उत्तर भारतीयों की संख्या ज्यादा है। वहां भारतीय जनता पार्टी के पास कन्याकुमारी की केवल एक सीट 2014 में जीती थी। 19 में उस सीट से कांग्रेस के बसंत कुमार जीत गए, लेकिन फिर उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में 2021 में भारतीय जनता पार्टी फिर से एक सीट पर जीत गई है। और यही कन्याकुमारी की सीट है जिस पर मैंने पिछले दिनों वीडियो में कहा था कि देश के प्रधानमंत्री जो अभी वाराणसी से सांसद हैं, वो 2024 में कन्याकुमारी की सीट से लड़ सकते हैं। इसके पीछे के दो मेरे अनुमान हैं। एक तो कन्याकुमारी जो सीट है भारतीय जनता पार्टी ने वो 2014 में जीती, 2019 में दूसरे स्थान पर रहे और 2021 के उपचुनाव में फिर से जीत ली, क्योंकि यहां हिंदू बहुल है। और दूसरी बात यह है कि ये जो है आप देख लीजिए कि तमिलनाडु की सीट है, और तमिलनाडु की सीट अगर मैं कहूं तो इस सीट को देखते हुए नहीं, पूरे तमिलनाडु को देखते हुए मोदी जी के पिछले कुछ काम देखिए आप। एक तो उन्होंने काशी के अंदर यानी वाराणसी में अभी एक पिछले दिनों कार्यक्रम हुआ था काशी तमिल संगमम, और उसमें यह तय हुआ था कि तमिलनाडु के कुछ युवक वो काशी आएंगे और काशी के कुछ युवक तमिलनाडु जाएंगे ताकि एक दूसरे की संस्कृति को समझ सकें। और तमिलनाडु आपको बता दूं वो राज्य है जहां उत्तर भारतीय बड़ी संख्या में रहते हैं। वहां उत्तर प्रदेश के लोग भी हैं, बिहार के लोग भी हैं और अधिकांश हिंदू हैं। और इसीलिए वहां आपको बताऊं कच्छ द्वीप, आपको याद होगा देश की संसद में जब मोदी जी बोल रहे थे इस बार, और वो जो इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस लाई थी, तब कांग्रेस की बखिया उघेड़ते समय मोदी जी ने कच्छ द्वीप का नाम लिया था। ये तमिलों की बहुत दिनों से मांग है, और मैं पुख्ता तौर पर तो नहीं कह सकता क्योंकि मोदी जी के दिमाग को कोई रीड नहीं कर सकता, लेकिन एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे मैं पक्का कह रहा हूं कि आप 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले देखेंगे कि ये कच्छ द्वीप जो कभी कांग्रेस ने गिफ्ट में श्रीलंका को दे दिया था, मोदी जी इसको वापस लेंगे, क्योंकि ये तमिलनाडु के मछुआरों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो मछली पकड़ते हुए चलते थे और फिर उस कच्छ द्वीप पर जाकर रेस्ट करते थे। 1 किलोमीटर के डायस में फैला हुआ है वो, तो फिर वो वापसी आते थे। यानी तमिल के मछुआरों के लिए, लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और वहां एक दिन ऐसा होता है कि वो वहां चर्च बनाई है, उस पर भी लोग जाते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के इसको वापस लेने वाले हैं, ऐसा मैं पुख्ता तौर पर कह सकता हूं। दूसरी बात आपको बताऊं, निर्मला सीतारमण जी ने इसी अविश्वास प्रस्ताव के दौरान बोलते हुए जयललिता जी के साथ अभद्र व्यवहार जो हुआ था, वो जो साड़ी खींची गई थी उसका जिक्र जो किया था, उसके पीछे था कि वो वहां डीएमके की बखिया उखेड़ना चाहती थी, यानी डीएमके के बारे में उसको एक्सपोज करना चाहती थी। और इसमें बता दूं, जयललिता की पार्टी आज भले ही छिन्न भिन्न हो गई हो, लेकिन लोगों के सेंटीमेंट जुड़े हुए हैं। जयललिता जी ने वहां के लिए बहुत लोगों के लिए काम किया और तमिल के लिए बहुत सारे काम हुए हैं। इसीलिए आपको बता दूं, तमिलनाडु में आज भी जयललिता की पार्टी का आधार है, और ये टारगेट करने के लिए ही निर्मला सीतारमण को ये सब दिया गया है। इन्हीं को वहां ड्यूटी लगाई जाएगी कि वो जो सीटें हैं उस पर ये जाएं, बात करें। और इसी तरह एक बात और बता देना चाहता हूं कि आप में से जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं उनको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में एक जो है केंद्र की परियोजना है डिफेंस कॉरिडोर। ये डिफेंस कॉरिडोर पूरा एक ऐसा है कि डिफेंस का कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिसके लिए रेल लाइन भी अलग से बिछाई जा रही है, और उसको जो है लेकर लखनऊ से, और आपका जो ये आपका है बाबूगढ़ छावनी उत्तर प्रदेश का है, इसके बाद आपको सीधा देहरादून तक जोड़ा गया है। यानी डिफेंस कॉरिडोर बनाया जा रहा है कि यदि कोई ऐसी जरूरत पड़ती है सेना को भेजने के लिए और सेना का साजो सामान के लिए, उसमें वहां प्रदर्शनी लगाई जाए, फैक्ट्रियां लगाई जाएं उस तरह की कि सेना का सामान बने। ठीक इसी तरह का एक कॉरिडोर, डिफेंस कॉरिडोर तमिलनाडु में भी बनाया जा रहा है। तो तमिलनाडु के लोगों को समझ में आया है कि मोदी ही उनके क्षेत्र का विकास कर रहे हैं, मोदी ही उनकी भावनाओं का कद्र कर रहे हैं। क्योंकि आपको याद होगा
नई संसद के उद्घाटन के समय सबसे पहले तमिल के ही वहां ब्राह्मण बुलाए गए थे, और संघोल जो है वो वहां की संस्कृति का द्योतक है, जिसको लोकसभा में स्थापित किया गया। तो ये सब जो है बता रहा है कि मोदी जी की योजना पहले से है और वो बहुत पहले से तैयारी करते हैं, फिर उसका इंप्लीमेंट करते हैं। यानी 160 सीटों पर एक बड़ी तेजी के साथ ये सब चल रहा है, और इसके लिए अभियान ये सितंबर से भारतीय जनता पार्टी शुरू करने जा रही है बड़ी जोर शोर से। बाकी जो सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी जीती हुई है, उनमें भी जो कमजोर कैंडिडेट है उनको बदला जाएगा। उसके लिए पहले सर्वे होगा, और यह तय कर दिया है कि जिनकी आयु ज्यादा है उनको भी रिपीट नहीं किया जाएगा। और लक्ष्य 350 प्लस का है। यहां आपको बता दें 350 प्लस का है। 2014 में 282 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, और 2019 में 303 सीटें थी। तो इस बार 2024 में 350 प्लस का नारा भारतीय जनता पार्टी देने वाली है। इसमें ये 160 प्लस जो सीटें हैं इसकी तैयारी अभी से शुरू हो गई। ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस 350 में कम नहीं ज्यादा ही अचीवमेंट करने की तैयारी में है। मुझे लगता है कि जिस तैयारी से अब भारतीय जनता पार्टी उतर रही है, और पिछली चीजों से बीजेपी ने अच्छे से सीखा है, इस बार मीडिया, सोशल मीडिया, इस पर भी अग्रेसिव होकर के उतरने की तैयारी है। बहुत सारे लोगों को इसके लिए तैयार किया जा रहा है। आईटी सेल बीजेपी का, उसको भी रिफॉर्म किया जा रहा है। फुल फ्लैश तैयारी के साथ बीजेपी उतरने के मूड में है, और ये बता रहा है, और जैसा कि बीजेपी का है भी कि वो हर चुनाव को गंभीरता से लेती है, तो 2024 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के विशेष तौर पर ध्यान में है, क्योंकि ये जो विपक्षी पार्टियां हैं इनके साथ जॉर्ज सोरोस जैसे लोग, चीन जैसा देश और कई ऐसी शक्तियां मिलकर के मोदी को हराने का प्लान भी पिछले काफी दिनों से कर रही हैं। ये बात हम देशवासियों को भी अच्छे से समझना होगा कि एक तरफ मोदी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी तरफ जॉर्ज सोरोस है, चीन है, पाकिस्तान है, राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, और वो एजेंडाधारी लोग हैं जो देश के टुकड़ा टुकड़ा करना चाहते हैं। हम सबको जागृत रहना होगा, सतर्क रहना होगा, और भारतीय जनता पार्टी अगर हम चाहते हैं कि मोदी जी ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, तो हमें भी इस तरफ ध्यान रखना होगा कि राष्ट्रवादी ताकतों का साथ दें और राष्ट्र विरोधी ताकतों को उजागर करें। वंदे मातरम।